नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम यानी डीएसए के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारी क्लास थर्ड है, जिसके अंतर्गत आज हम जो है 3 टॉपिक्स को यानी 3 चैप्टर को एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला हमारा जो आज से जो है चौथा चैप्टर रहेगा, जो रहेगा एरे और लिंक्ड लिस्ट के मध्य क्या अंतर होता है। उसके बाद हम जानेंगे एल्गोरिथम डिजाइन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, उनको पूरा जानने वाले हैं। और इसी के बाद हम जो है लास्ट में जानेंगे एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे सभी साथियों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं एरे और लिंक्ड लिस्ट के मध्य अंतर क्या है। वैसे मैंने आपको इससे पहले के क्लास के अंदर एरे के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। एरे एक ही प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर, एरे एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, आपको पता ही होगा, जिसके अंदर डेटा को हम जो है रो और कॉलम के रूप में जो है इसके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको 1D 2D और 3D के बारे में पढ़ाया था। उसमें एक चीज आपको ये भी बताई थी जिसको एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, कि मैट्रिक्स के लिए हम किस प्रकार के एरे का प्रयोग करते हैं, 2D के एरे का प्रयोग करते हैं। तो मतलब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। अब आज हम बात करेंगे कि आखिर ये एरे और लिंक्ड लिस्ट के मध्य क्या अंतर होता है। ठीक है, और उससे पहले मैं जो है ये पूरा का पूरा जो है आपको डिफरेंस यहाँ पर शो करवाऊं, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, क्योंकि एरे तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब लिंक्ड लिस्ट के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस को हम कवर करेंगे। चलिए देखिए, लिंक्ड लिस्ट एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा जो है वो लीनियर जो है स्टोर की जाते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूअस मेमोरी पर। लिंक्ड लिस्ट नोड्स के समूह से मिलकर बनता होता है। ठीक है ना। ये लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो नोड से मिलकर बनता है, ये जो नोड्स होते हैं उससे मिलकर बनता है। प्रत्येक नोड को हम 2 भाग में बांटते हैं। अब मान लीजिए कि ये अलग अलग नोड्स है, इसमें भी जितना भी नोड होगा तो प्रति एक नोड को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भाग ये, दूसरा भाग, एक नोड को ही हम 2 में बांटेंगे। तो पहला भाग जो होता है वो होता है डेटा के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो पहला भाग होगा वो होगा डेटा के लिए, और दूसरा भाग होता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, आपको C++ के अंदर जब मैंने पढ़ाया था पॉइंटर टॉपिक, तब बताया था कि पॉइंटर के अंतर्गत हम किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस होता है वो होल्ड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लिंक्ड लिस्ट का पॉइंटर भाग जो होता है, मतलब ये जो पॉइंटर भाग है वो अगले नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया था। यानी मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास ये 2 नोड है, तो प्रति एक नोड में जैसे मैं मान के चलूं कि यहाँ पर ये वाला तो भाग हो गया डेटा के लिए, ये वाला भाग है पॉइंटर के लिए, तो इसमें एड्रेस रखा जाएगा किसका? इस अगले वाले नोड का। इससे इसको कनेक्ट करना है तो इसका एड्रेस इसमें स्टोर करना पड़ेगा अपन को, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आती है भाई। ठीक है, अब देखिए, नोड्स का प्रत्येक डेटा को संग्रह करने के लिए किया जाता है। नोड्स का प्रयोग जो है हम डेटा को संग्रहित करने के लिए करते हैं, और उसी नोड को हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक में हम इस डेटा को स्टोर रखते हैं और एक में हम अगले नोड का एड्रेस रखते हैं। लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ और रन टाइम को जो है बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, अर्थात वह डायनेमिक होता है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में डिफरेंस बताया था। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो ऑपरेशंस कंपाइल टाइम पर घटित होते हैं, ठीक है ना, या जो भी ऑपरेशन होते हैं कंपाइल टाइम पर, वो होते हैं आपके स्टैटिक, और जो ऑपरेशंस डायनेमिक टाइम पर होते हैं यानी रन टाइम पर होते हैं वो होते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि रन टाइम पर इसके अंदर जो भी इसका आकार होता है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसकी लेंथ को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ये चीज किस में आ जाएगी? फिर आपके डायनेमिक में आती है। लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग ट्री और ग्राफ को बनाने के लिए भी किया जाता है। लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग ट्री और ग्राफ को बनाने के लिए किया जाता है। अब हम जो है यहां पर देखते हैं कि ये लिंक्ड लिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट का पहला टाइप है आपका सिंगल लिंक्ड लिस्ट। पहला है आपका सिंगल लिंक्ड लिस्ट। इसमें वन वे डायरेक्शन होता है, यानी एक ही तरफा जो है इसमें संचरण होता है, तथा सिंगल लिंक्ड लिस्ट के प्रत्येक नोड में 2 फील्ड होते हैं। ठीक है, 2 फील्ड होते हैं। पहला होता है आपका डेटा, दूसरा होता है नेक्स्ट का एड्रेस या उसका पॉइंटर। पहला भाग जहां है वो होता है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, जो पहला भाग है वो डेटा को स्टोर करने के लिए। दूसरा भाग पॉइंटर के लिए होता है, शुरुआत में भी मैंने आपको बता दिया था, ये डेटा के लिए और ये नेक्स्ट के लिए। ठीक है, एड्रेस के लिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं वैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो है एक 11 डेटा स्टोर किया है। ठीक है, और आगे का यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 का एड्रेस इसमें है। तो यहाँ पर 22 वाले नोड के अंदर ये 22 पहला है, इसके अंदर दूसरे भाग में 33 वाले का एड्रेस है।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर काम करता है। आपको एक नॉर्मल सा काम रखना है कि सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो है आपके वन वे डायरेक्शन होता है इसमें, ठीक है, और इसमें प्रति एक नोड को 2 भागों में बांटते हैं, डेटा और पॉइंटर के अंतर्गत। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा और मतलब इसमें प्रत्येक नोड के कितने भाग होते हैं, तो आप बता सकते हैं डेटा और नोड्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट के अंतर्गत क्या बातें आती हैं। तो डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, इसमें 2 वे डायरेक्शन होता है। 2 वे मतलब आना और जाने वाला। डबली लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड के 3 भाग होते हैं। चलो भाई, अब क्या चीज है इसमें, 3 भागों का क्या सिस्टम है इसमें। तो पहले भाग में डेटा स्टोर होता है, दूसरे भाग में अगले नोड के लिए लिंक होता है, और तीसरे भाग में पिछले के लिए लिंक होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि भाई प्रति एक के अंतर्गत जो है सबसे लास्ट वाला जो होगा, जो सबसे लास्ट वाला होगा उसमें क्या होगा कि आपके आगे वाले का एड्रेस होगा, जो सबसे पहला होगा उसमें होगा आपके डेटा, और सेकंड के अंदर आपके क्या होता है, सेकंड वाला जो भाग होता है सॉरी, उसमें होता है आपके डेटा, फर्स्ट वाले में आपके होगा लास्ट वाले का एड्रेस, और जो आपकी सबसे लास्ट वाला एड्रेस है, लास्ट वाला जो नोड है उसमें आगे वाले का एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपके राइट और लेफ्ट को यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, और उस प्रकार से आपको बता रहा है कि ये स्टार्ट और एंड कहाँ से हो रहा है। इसके बाद थर्ड वाला जो आता है वो होता है आपके सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड सर्किल के रूप में जुड़े होते हैं, सर्किल यानी गोलाकार आकृति के रूप में। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के अंत में नल वैल्यू नहीं होती है, नल वैल्यू जो होती है वो नहीं होती है। इसमें अंतिम नोड पहले नोड के एड्रेस को कंटेन किया रहता है, अर्थात पहला और अंतिम नोड एडजेस्टेंट होते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आपका नोड है, मतलब मैं पहले आपको द्वितीय वाला बता रहा हूँ डबली लिंक्ड लिस्ट में, तो इसमें 2 भाग थे, 3 भाग सॉरी। पहले में हो गया आपके डेटा, दूसरे में हो गया भाई आगे वाले का एड्रेस, और यहाँ पर थर्ड वाले में है पीछे वाले का एड्रेस। ये था डबली में। थर्ड में इसमें क्या होता है कि इसमें जो जहां पर नोड खत्म हो जाते हैं सारे, तो लास्ट में क्या होता है कि नल होता है, तो वो नल इसमें एडजस्ट नहीं होता, मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है। इसमें अंतिम नोड जो होता है वो पहले एड्रेस को कंटेन करके रखता है, ये जो अंतिम होता है वो पहले नोड को अंतिम को कंटेन करके रखता है। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट जो होती है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सिंगल सर्कुलर और एक होता है डबल सर्कुलर। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलर का ये इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा जो नोड है स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आइटम 1 है, नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, यहाँ पर आइटम 2 है, इसमें नेक्स्ट का थर्ड का एड्रेस, इस प्रकार से आइटम n तक चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला रहेगा, तो ये क्या करेगा, सीधा इसको फर्स्ट पे लेके आ जाएगा। ये होता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, सर्कुलर सिंगल लिंक्ड लिस्ट। अब होता है डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है भाई आपके, तो इसमें देखो यहाँ पर आपका आइटम 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो एक चीज, यहाँ पर इसका एड्रेस यहाँ पर ये दे रहा है, वापस इसको रिवर्स कर रहा है, एड्रेस दे रहा है, रिवर्स कर रहा है, एड्रेस दे रहा है, रिवर्स कर रहा है। अब इसमें देखो कि यहां से जो एड्रेस होगा वो आपके चला जाएगा इसमें, और यहां से जो एड्रेस होगा वो सबसे लास्ट में कनेक्ट हो जाएगा, यानी सर्कल की तरह। ये देखो ये पूरा सर्कल क्रिएट हो रहा है भाई यहाँ पर आपके। ठीक है, तो ये आपके हो गए यहाँ पर सर्कुलर वाले के बीच में डिफरेंस। अब बात करते हैं हम कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या अंतर होता है, तो अच्छे से समझ लेना है आपको, कोई भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। देखिए एरे और लिंक लिस्ट में अंतर क्या है। पहला है, एरे समान प्रकार के डेटा टाइप का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, यानी ऑर्डर्ड यानी जिसमें डेटा को क्रम में जमाया जाए हो। लिंक्ड लिस्ट समान प्रकार के एलिमेंट का एक ऑर्डर कलेक्शन होता है जो कि एक दूसरे से पॉइंटर के द्वारा कनेक्ट होता है, इसमें पॉइंटर नहीं होता है। अगला, यहां रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है, यानी कहीं से भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि हम इसे डायरेक्ट इसके इंडेक्स का प्रयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे यहां पर 0 है, ये 1 है, इस 1 को डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0वें एलिमेंट 8वें एलिमेंट के लिए और 7वें, मतलब जो भी आप चाहिए उस एड्रेस को लिख के आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है रैंडम एक्सेस। यहां सीक्वेंशियल एक्सेस को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब होता है कि लिंक लिस्ट में प्रत्येक एलिमेंट नोड को एक्सेस करने के लिए हमें पूरी लिस्ट को सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ेगा। भाई मान लो कि अभी यहाँ पर ये लिस्ट थी, इसमें यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 है, मुझे इसका डेटा एक्सेस करना, तो इसमें एरे में तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले इसमें जाओ, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसका डेटा आएगा। ठीक है ना, सीक्वेंसली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थर्ड क्या होता है, इसमें एलिमेंट को कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना पड़ता है। जो आपका एलिमेंट होता है उसको कॉन्टिग्यूस यानी कंटिन्यू मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, 1 के बाद 2 के 3 फिर 4। इसमें एलिमेंट को मेमोरी को कहीं पर भी स्टोर किया जा सकता है। इसमें डेटा जैसे है 1 में स्टोर किया, इसमें 3 में कर सकते हैं, सीधा 5 में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। किसमें, लिंक्ड लिस्ट में। एरे में ऐसा नहीं चलता, एरे में कंटिन्यूसली आपको स्टोर करना पड़ेगा। इसमें एलिमेंट को बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसकी नियत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है।
और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ON है। ठीक है, इसको तेजी से एक्सेस कर सकता है क्योंकि इसमें रैंडमली डायरेक्ट हम डेटा पर जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, सीक्वेंसली एक्सेस करोगे। जैसे मान लो ये 4 नंबर पे है तो मैं 1 पे जाऊंगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तो टाइम लगेगा भाई। इसमें इंसर्शन व डिलीशन ऑपरेशन में अधिक टाइम लगता है क्योंकि मेमोरी लोकेशन कॉन्टिग्यूस तथा फिक्स्ड होती है, और इसमें इंसर्शन तथा डिलीशन जो होता है वो फास्टली होता है क्योंकि इसमें आपको जो है सीक्वेंसली जाना पड़ता है। इसमें मेमोरी को कंपाइल टाइम में एलोकेट किया जा सकता है, ये स्टैटिक एलोकेशन होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि एरे और लिंक लिस्ट में से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कौन सा होता है, SMA कौन होता है, तो आप बता सकते हैं एरे। इसमें डायनेमिक होता है क्योंकि इसमें रन टाइम में आप लेंथ को कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसमें एरे में प्रत्येक एलिमेंट स्वतंत्र होता है तथा इसके इंडेक्स वैल्यू द्वारा इसको एक्सेस किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नोड जो होता है वो अगले एड्रेस को कंटेन करके रखता है, तो इस पॉइंटर की मदद से हम डेटा को एक्सेस करते हैं अगले वाले के। अगला, यहां सिंगल डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, और ये कैसा होता है भाई, आपके लीनियर और डबल और सर्कुलर होता है ये। ठीक है, लीनियर, डबल और सर्कुलर होता है। एरे का साइज इसके डिक्लेरेशन के समय स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे आप यहां पर लिखते हो A और 5, और उसके बाद आपका जो भी डेटा है कंटेन करके, तो आपको पता चल गया ये 5 है। और यहाँ पर इसके अंदर जो है साइज को हम रन टाइम पर ही बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है ना, तो नोड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला जो है आज का चौथा चैप्टर क्लियर हो चुका है, जिसके अंदर हमने एरे और लिंक लिस्ट के मध्य अंतर को जाना है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 या 2, जिनका आंसर आपको पहले देना है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक के ऊपर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपके ये है कि एरे और लिंक्ड लिस्ट में से किसे हम जो है डायनेमिकली जानते हैं, मतलब डायनेमिकली हम जो है उसको चेंजेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं सभी, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए भाई, ये इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। ठीक है, अब आपको बताना है लिंक्ड लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो अपने पेज पर इसको लिख सकते हैं अपने पास कहीं पर भी। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन वाले में भी लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक, यानी जिसको हम ADT के रूप में भी जानते हैं। ठीक है ना, एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर आपको डेटा टाइप की बात की जाए तो आप वहां पर आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बताएंगे, ध्यान रखना वो ADT अलग है। ये यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टली इसको बोला है बस, बाकी इसको हम अलग से कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। एल्गोरिथम के लिए सही डिजाइन टेक्निक को सेलेक्ट करना कठिन है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप प्रोग्रामिंग के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करें, लेकिन एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक को सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी लैंग्वेज में काम में ली जाती है। चाहे पाइथन यूज करो आप, C++ कोई भी यूज करो, वहां पर यूज करना जरूरी होता है क्योंकि ये प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम को, यानी ये समस्याओं को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसके लिए एल्गोरिथम तो आना जरूरी है आपके लिए भाई। अब एल्गोरिथम के लिए कुछ डिजाइन टेक्निक्स है, कौन कौन सी? पहली है डिवाइड एंड कॉन्कर, दूसरा है आपके ग्रीडी मेथड, थर्ड है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, लीनियर प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया जाता है। ये मेरी मेन प्रॉब्लम है बड़ी वाली, इसको मैं छोटे छोटे डिवाइड टुकड़ा में बांट दूंगा इसको, जिसको उसको सॉल्व करने में मेरे को टाइम भी कम लगे और मैं अच्छे से समझ सकूं, कंफ्यूज ना रहूं। फिर उसके बाद सब प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व किया जाता है, अंत में इनको है जो है वापस मिला दिया जाता है, जिससे एक वापस कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। होता क्या भाई, आपको पूछा जाए कि किस प्रकार की हम जो है एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक के अंदर एक प्रॉब्लम को हम जो है सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर इनको सॉल्व करके एक मेन प्रॉब्लम में वापस मेन जो है इसके अंदर इसको जो है कंबाइन कर देते हैं। तो ये आपके होता है डिवाइड एंड कॉन्कर में। इसमें प्रत्येक लेवल में निम्नलिखित 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है डिवाइड। डिवाइड क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांटना। कॉन्कर क्या होता है भाई, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक एक करके। कंबाइन मतलब वापस उसको कंबाइन कर देना। तो डिवाइड, कॉन्कर और कंबाइन किस में आता है? डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के अंतर्गत, डिजाइन टेक्निक के अंतर्गत। अगला आता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को निम्नलिखित एल्गोरिथम में प्रयोग किया जाता है। कहां कहां पे? बाइनरी सर्च में, क्विक सॉर्ट में, मर्ज सॉर्ट में, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स इन्वर्जन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इनमें से भी ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया जा सकता है बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक इन्वर्जन और मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। इनमें किसका प्रयोग किया जाता है भाई? आपके डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।
दूसरा आता है आपके ग्रीडी मेथड यानी लालची। ग्रीडी मेथड का प्रयोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो होती है जिसमें इनपुट वैल्यू का सेट दिया जाए जिससे या तो बढ़ाने या कम करने की आवश्यकता होती है। जो भी आप इनपुट देंगे उसको या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इस ग्रीडी मेथड को कठिन प्रॉब्लम में अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। यह निर्णय करता है कि कौन सा स्टेप अगले स्टेप से सही सॉल्यूशन प्रदान करेगा, इसलिए इसे ग्रीडी मेथड कहा जाता है, क्योंकि ये जानने को उत्सुक रहता है, क्योंकि हर स्टेप पर सबसे ज्यादा सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। इसमें पहले स्टेप को इस प्रकार चुना जाता है कि वह तुरंत उसका बेनिफिट दे दे। मतलब यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे स्टेप है, तो आप उसको स्टेप को पहले लेंगे जिससे आप सॉल्यूशन पहले निकाल सकें। ठीक है, तो ये आता है आपके ग्रीडी मेथड में। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है भाई? डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बॉटम अप अप्रोच है, यानी इसमें नीचे से ऊपर की ओर डेटा को पढ़ा जाता है, अप्रोच प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है। इसमें हर संभावित छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए उन्हें कंबाइन कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, छोटी प्रॉब्लम को पहले लिया जाएगा और फिर बड़ी को बाद में लिया जाएगा, जिससे हम उसको सॉल्यूशन को प्राप्त कर सके। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड के विपरीत डायनेमिक प्रोग्रामिंग कई सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का फिर से उपयोग भी कर सकता है। कोई अगर प्रॉब्लम बाद में भी आ गई तो वापस उसका यूज भी किया जा सकता है, लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर में नहीं किया जाता है। फिबोन की सीरीज जो है, इस फिबोन की सीरीज के लिए रिकर्सिव एल्गोरिथम जो यूज करते हैं वो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। उसके बाद आता है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। तो कॉम्बिनेशन संबंधी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैक ट्रैकिंग एक ऑप्टिमाइजेशन तकनीक है। इसका प्रयोग प्रोग्राम में और रियल लाइफ दोनों में किया जाता है। प्रोग्राम और रियल लाइफ दोनों में किया जाता है। किसका? बैक ट्रैकिंग का, यानी एक स्टेप पीछे जाओ अगर आपका सॉल्यूशन नहीं मिला है तो। 8 क्वीन प्रॉब्लम, सुडोकू पजल और मेज आदि पॉपुलर उदाहरण है जिसमें बैक ट्रैकिंग का प्रयोग किया जाता है। बैक ट्रैकिंग में एक पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ शुरू किया जाता है जो सभी आवश्यक कंडीशन को पूरा करता है। फिर हम अगले लेवल पर विजिट करते हैं। यदि वह लेवल संतोषजनक सॉल्यूशन नहीं देता है तो फिर हम एक लेवल वापस उसके पीछे आ जाते हैं, ठीक है, और नए ऑप्शन से उसकी शुरुआत करते हैं। ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है भाई? इस एल्गोरिथम में दिए हुए सब प्रॉब्लम जिसे बाउंड नहीं किया जा सकता है को कम से कम 2 नए रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम में विभाजित किया जाता है। यह एल्गोरिथम नॉन कन्वेक्स प्रॉब्लम में ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेथड प्रदान करता है। ब्रांच एंड बाउंड सर्च को डेप्थ बाउंड सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। ब्रांच एंड बाउंड सर्च को डेप्थ बाउंड सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी प्रयोग में लिया जाता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब इसमें पहले वो प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट करेंगे जिससे हम आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकें। अब अगर इसके बाद जिसकी बारी उसको एक्सेस कर रहे हैं उसमें अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वापस हम एक स्टेप पीछे आएंगे, ठीक है, और कोई दूसरी हम संभावित जो है सॉल्यूशन वाली स्टेप को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली आप एक के बाद एक दूसरे ऑप्टिमाइजेशन जॉब को एक्सेप्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन जॉब को डिस्क्राइब किया गया है जहां ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया और कांस्टेंट दोनों को लीनियर फंक्शन दिए होते हैं। यह सबसे अच्छे परिणाम करने की एक तकनीक है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट, शॉर्टेस्ट पाथ या लोवेस्ट कॉस्ट प्रदान की जाती है। इस प्रोग्राम में हमारे पास वेरिएबल का एक सेट होता है और लीनियर इक्वेशन के सेट को संतुष्ट करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्रदान की जाती है। एब्सोल्यूट क्या होता है भाई? आपके एब्सोल्यूट का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 15.5, तो एब्सोल्यूट मतलब होता है कि 15.5, यानी इस 15.5 को लगाने का मतलब होता है कि इसके अब आगे की वैल्यू क्या आएगी? 16। तो ये होता है एब्सोल्यूट रिजल्ट का ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने इसके बारे में जान लिया है एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक क्या होती है। अब हम फाइनली जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। एग्जाम में वैसे इसके बारे में फुल फॉर्म आती है, एडीटी की फुल फॉर्म आती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो ये क्या होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? देखो सिंपल सा पहले ये समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें आवश्यक जानकारी को दिखाई जाता है, अनावश्यक जानकारी को छुपा दिया जाता है। तो एडीटी किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यवहार या प्रचालन के संचालन या ऑपरेशन के प्रकार के संचालन के रूप में डिफाइन किया जाता है। एडीटी की परिभाषा में यह उल्लेख किया गया है कि कौन से ऑपरेशन किए जाने हैं, लेकिन यह नहीं किया गया ऑपरेशन को कैसे लागू किया जाएगा। इसकी परिभाषा में भी नहीं बताती है कि मेमोरी में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया गया है और संचालन को लागू करने के लिए कौन से एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया है। इससे ही एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। मतलब जो चीज, देखो आपका मोबाइल है आपके पास, उस मोबाइल में आपके पास होम स्क्रीन में डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन है छोटे छोटे। अब वो एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, उसके काम करते हो और आप निकल जाते हो, लेकिन वो बैकग्राउंड में वो कैसे काम करते हैं, उसमें कोडिंग क्या है आपको ये बताया जाता है? नहीं। तो यही मेथड आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू मिलता है, यानी आप इसके पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते हो। केवल एसेंशियल प्रदान करने और जानकारी छिपाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के रूप में जानते हैं। डेटा टाइप के उपयोगकर्ता को यह जानने की आवश्यकता नहीं कि उस डेटा टाइप को कैसे काम में लिया गया है। उदाहरण के लिए इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर डेटा टाइप हम यूज करते हैं, हम ये नहीं जानते कि ये काम कैसे करते हैं।
बस इसको इंप्लीमेंट करते हैं और उससे हम अपना रिजल्ट को, आउटपुट को जनरेट करते हैं। जैसा प्रिमिटिव वैल्यूज का उपयोग केवल इस ज्ञान के साथ कर रहे हैं कि डेटा टाइप को बिना किसी के संचालित किया जा सकता है, उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है उसका विचार नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक उपयोगकर्ता को केवल ये जानने की जरूरत होती है कि डेटा प्रकार क्या कर सकता है, लेकिन यह न जानने की नहीं कि यह कैसे कार्यान्वित किया जाएगा। हम एडीटी को एक ब्लैक बॉक्स के रूप में भी जान सकते हैं, जिसमें बाहर ये दिखाया जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ये नहीं दिखाया जाएगा कि वो काम मतलब ये काम मतलब जो है इसे क्या कर सकते हो, वो कैसे कर रहा है वो नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आपको इसके अंदर बताई जाती है कि जानकारी छुपी होती है और आप इसको बाहर नहीं दे सकते। जो आपकी काम की चीज है वही आपको दिखाई जाएगी, वो एडीटी के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं कि हम इस एडीटी को कितने भागों में बांटते हैं। तो एडीटी को हम 3 भागों में बांटते हैं, लिस्ट एडीटी, स्टैक एडीटी और क्यू एडीटी। लिस्ट क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि इसमें डेटा को लिस्ट या फिर सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। इस लिस्ट में डेटा की तुलना में काउंट, पॉइंटर और एड्रेस को कंपेयर, फंक्शन नीडेड को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी डेटा को कंपेयर करने के लिए आप इसको सीक्वेंसली स्टोर करते हैं। डेटा नोड में डेटा स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर और एक सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर होता है जो सूची में अगले नोड को इंगित करता है। अब नोड की बात आती है, हमेशा ध्यान रखना 2 भागों में बांट दो। पहला होगा आपके डेटा, दूसरा होगा आपके पॉइंटर, यानी जिसमें अगले का एड्रेस स्टोर करके रखा जाएगा। लिस्ट एडीटी के फंक्शन निम्न है, कौन कौन से हैं भाई लिस्ट एडीटी के फंक्शन। पहला होता है सर्चिंग, किसी भी डेटाबेस में से किसी भी एलिमेंट को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहता है, सर्चिंग कहता है। ये 2 प्रकार से काम करती है, एक होती है बाइनरी, एक होती है लीनियर। ठीक है, बाइनरी और लीनियर। सॉर्टिंग क्या करती है, डेटा को अरेंज करना। तो इसमें कौन कौन सी विधियां यूज ली जाएगी भाई, आपके सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, रेडियस सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। ये चारों इसके प्रकार है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, रेडियस सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। इसके बाद आता है आपके इंसर्शन। इंसर्शन क्या करता है, किसी भी दी गई पोजीशन पर एलिमेंट को ऐड करना। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ये हमेशा जो नोड के अंदर डेटा को जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें जो साइज होगा वो n-1 होगा। क्यों होगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ 5, तो यहाँ पर साइज कितना होगा भाई 0 से 4। क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक n-1 कितना होगा भाई आपके 5 - 1 बराबर 4। अगला आता है डिलीशन, यानी किसी पोजीशन के अगर डिलीट करना है अगर किसी को, तो वो आता है आपका डिलीशन। ट्रैवर्सिंग क्या होता है भाई, कि मान लीजिए कि आपके पास ये एरे है मान लो, ठीक है, या नोड एरे है, सॉरी, इसमें आपका डेटा यहाँ पर पड़ा है, तो मैं यहाँ तक जाने के लिए डेटा को एक एक करके यहाँ पर विजिट करते जा रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके ट्रैवर्सिंग कहलाती है। मर्जिंग क्या करता है, 2 समान टाइप के डेटा जो है अलग अलग लिस्ट में मौजूद है, तो इनको आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके मर्जिंग। मैंने आपको पाइथन में ये वैसे पढ़ाया था। इसके बाद आता है आपके स्टैक एबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो स्टैक का मतलब क्या होता है आपको, स्टैक एडीटी इंप्लीमेंटेशन में डेटा को प्रत्येक नोड में संग्रहित करने के बजाय डेटा का पॉइंटर में स्टोर करती है। पॉइंटर जो होगा ना उसमें डेटा को स्टोर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रोग्राम डेटा के लिए मेमोरी अलॉट करता है और एड्रेस को स्टैक एडीटी को भेज दिया जाता है। जो स्टेट होगा वो आपके एडीटी को भेज देगा। हेड नोड और डेटा नोड एडीटी में एनकैप्सुलेटेड होता है। एनकैप्सुलेट मतलब मर्ज होते हैं, मिले हुए होते हैं। कॉलिंग फंक्शन केवल पॉइंटर को स्टैक पर देख सकता है, ये खाली दिखाएगा आपको। स्टैक हेड स्ट्रक्चर में टॉप पर एक पॉइंटर भी होता है। वर्तमान में स्टैक में कई एंट्री की गई, इसकी गणना भी ये करके दिखा देता है, यानी सम कर देता है उसका। स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन होता है, पुश नया डेटा जोड़ने के लिए अंत में, पॉप क्या करता है लास्ट में से कोई एलिमेंट हटाने के लिए, पी क्या करता है जो एलिमेंट आप इसमें से कोई देखना चाहते हो, ये मैंने पाइथन में वैसे पूरे पढ़ा रखे हैं, तो जो एलिमेंट आप देखना चाहते हो वो दिखाने का काम पीक। साइज क्या करता है कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, ये आपको दिखाता है इसके अंतर्गत। क्यू में क्या होता है भाई आपके, क्यू का मतलब होता है कतार, जिसमें पहले आया वो पहले जाएगा, ये चीज है। स्टैक के अंदर क्या होता है, लीफ होता है, लास्ट में जो आया वो पहले जाएगा। क्यू एडीटी पूरी तरह से एडीटी को फॉलो करता है, क्यों, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एडीटी का ही एक नया रूप है। कौन, क्यू। क्यू एडीटी में हर एक नोड में एक डेटा के लिए वॉइड पॉइंट होता है। वॉइड मतलब जिसमें कुछ नहीं होता, खाली, और अगले एलिमेंट के लिए पॉइंटर होता है। ठीक है, ये नोड आके आपके यहाँ पर तो आपके वॉइड हो गया पॉइंट, और यहाँ पर हो गया आपके पॉइंटर अगले के लिए एलिमेंट के लिए। क्यू में कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, एन की और डी क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये एन की का मतलब होता है किसी भी क्यू के अंत में एलिमेंट की एंट्री करने को क्या कहा जाता है भाई, एनक्यू कहा जाता है। और डी क्यू मतलब होता है कि किसी भी, देखो ये आपकी ये एलिमेंट है, ये लिस्ट है, इसमें सबसे लास्ट में से डेटा को जोड़ना क्या कहलाता है, एनक्यू, और हटाना क्या कहलाता है, डी क्यू, ध्यान रख लेना। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है भाई आपके इस एडीटी के, हमने तीनों जान लिए, लिस्ट, स्टैक और क्यू।
तो इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज देके पहले एडीटी के द्वारा तैयार की गई किसी भी जानकारी को हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ स्टोर की गई जानकारी को जो है हम बाद में यूज भी ले सकते हैं। एडीटी का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसकी सहायता से बड़े बड़े डेटाबेस में आसानी से मैनेज कर सकते हैं और किसी भी तरीके से इसको संभव नहीं है, अन्य तरीके से कोई संभव है ही नहीं। एडीटी के द्वारा किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन नहीं किया जा सकता है और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी समस्या को प्रोसेस के लिए जो प्रोग्रामिंग तैयार की जाती है वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का ही एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी इनसे मिलकर बनती है। एडीटी के द्वारा हम सॉफ्टवेयर सिस्टम पर डेटा को प्रोसेस करते हैं और मैनेज कर सकते हैं कि आसानी से काम में से कैसे लिया जाए। एडीटी के द्वारा किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग को काफी आसानी से सरल बनाया जा सकता है एडीटी अगर आप यूज करते हो तो, क्योंकि उसमें भाई क्या होगा भाई, जो आवश्यक जानकारी वही दिखाई जाएगी, अनावश्यक तो छुपा ली जाएगी, तो बहुत सारे डेटा को एक साथ ले जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, तो स्पीड भी अच्छी रहेगी। एडीटी के द्वारा हमें यह भी सुविधा मिलती है कि हम इंटरनेट के माध्यम से अपने डेटा को लैपटॉप या फिर मोबाइल के माध्यम से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग को बनाने वाला प्रोग्राम यह सही तरीके से एडीटी का प्रयोग कर पाता है तो वह बहुत ही कम समय में एक अच्छा और मजबूत प्रोसेसिंग डेवलप कर सकता है और अपना बहुत सारा समय भी बचा ले सकता है, क्योंकि इसमें आवश्यक जानकारी को ही सर्व किया जाता है। जब भी कोई प्रोग्रामर एडीटी के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करता है तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह एडीटी के द्वारा क्लाइंट को सिर्फ इसका इंटरफेस ही दिखाता है, इंटरनल वर्किंग नहीं दिखाई देती। जैसे मान लो कि मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसको यूज करना है, मुझे ये नहीं देखना है कि भाई ये काम कैसे करेगा, इसके लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये चीज मुझे नहीं ध्यान रखनी है, क्योंकि इसकी इंटरनल वर्किंग है भाई। एक बार तैयार किए गए डेटा स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से क्लाइंट काम में ले सकता है, एक बार तैयार कर दे तो उसको अलग अलग जगह पे काम ले सकते हैं। अब डिसएडवांटेज देख लीजिए भाई। तो पहला क्या होता है कि सबसे बड़ी खामी ये होती है कि सामान्य यूजर इसके स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकता, जो प्रो यूजर होता है वो जिसके अंदर चेंजेस कर सकता है। पहली बात तो ये कि एडीटी के डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन यदि किसी की समस्या आ जाती है तो इसको एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है, सामान्य यूजर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एडीटी के द्वारा एक बड़े डेटाबेस को मैनेज करना काफी आसान होता है, लेकिन इसके साथ जितना बड़ा डेटाबेस होता जाएगा उतने हमें जो है जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी भी काम जो है उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, साथ ही क्या होता है इसकी लागत भी बढ़ जाएगी। तो ये आज की क्लास थी भाई, ठीक है। आपको कैसी लगी है सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टैक एडीटी के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपने अभी तक इनके आंसर नहीं दिए तो इन सभी जो भी आज क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना, या इसकी पिक्चर आप क्लिक करके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो लास्ट में जाते हुए अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस सिलेबस को क्लियर करवाने के बाद अंत में जो है आपको जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, तो उस टेस्ट सीरीज को सॉल्यूशन भी पूरा पढ़ाया जाएगा इस एनवीडिया चैनल पर। और उसके लिए आप जो डिजिटल बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए प्लीज हमें 50,000 सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको पूरा करने के लिए आप जरूर सपोर्ट करेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।